Illustration 11 देखते हैं। डिलाइटफुल लिमिटेड एक कंपनी है जो कि एंगेज्ड है इन द प्रोडक्शंस ऑफ द स्माइलीज बॉल्स। स्माइली बॉल बनाती है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 कंपनी ट्रांसफर कर रही है उसके अकाउंट्स कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे SAP के अंदर, फ्रॉम मैनुअल सिस्टम ऑफ द अकाउंट। मैनुअल से कहाँ जा रही है? कंप्यूटर सिस्टम पे जा रही है। सिंस द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी जो है वो वेल वर्स्ड नहीं है SAP से, मतलब एम्प्लॉयज़ को चलाते नहीं आ रहा है सिस्टम्स। देयर वेर मैनी एरर्स, वो लोग बहुत सारी एरर्स कर रहे हैं अकाउंटिंग के अंदर ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड के अंदर। एज सच अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी were not able to extract the correct data and the reports from the system। इसी वजह से जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है कंपनी का, वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है करेक्ट डेटा एंड रिपोर्ट फ्रॉम द सिस्टम। सच डेटा वॉज नॉट एबल मैन्युअली ऑल्सो, और ये मैन्युअली भी अवेलेबल नहीं है। फर्दर जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी है, वो सपोर्टिव भी नहीं है प्रोवाइड करने के लिए रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑडिट टीम। एक्सप्लेन करके बताइए काइंड ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट दैट द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी शुड इश्यूड इन दिस केस। कौन से काइंड की ऑडिट रिपोर्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर इस केस के अंदर इश्यू करेगा? जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी को मिला ही नहीं है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो जो ऑडिटर है वो डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन देगा एज पर 705 के हिसाब से। इन द प्रेजेंट केस स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी जो है वो अनेबल टू एक्सट्रैक्ट द करेक्ट डेटा, वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है करेक्ट डेटा को, एंड रिपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है फ्रॉम द SAP सिस्टम्स फॉर कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट, उसका कंडक्ट करने के लिए ऑडिट। ऑल्सो सच डेटा एंड द रिपोर्ट्स, ये जो डेटा एंड द रिपोर्ट्स है ये अवेलेबल नहीं होता मैन्युअली। एज सच द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द डिलाइट लिमिटेड, मतलब ये जो डेटा था ये मैन्युअली अवेलेबल नहीं है। इस वजह से जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है डिलाइटफुल लिमिटेड का, वो क्या देगा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। विच टाइप ऑफ द ओपिनियन इज़ अप्रोप्रिएट, कौन सा टाइप का ओपिनियन अप्रोप्रिएट होता है? डिस्कशन रिगार्डिंग विच टाइप ऑफ द मॉडिफाइड ओपिनियन इज़ अप्रोप्रिएट, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मेटल्स जो भी राइज कर रही है मॉडिफिकेशंस को। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या मटीरियली मिसस्टेटेड है, या तो इन केस इनएबिलिटी टू ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, वो भी मटीरियली मिसस्टेटेड है। हो सकता है वो भी मटीरियली मिसस्टेटेड हो, मतलब जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो। And the auditor's judgment about the pervasiveness of the effects or the possible effects of the matters on the financial statement। ऑडिटर का जजमेंट क्या है परवेसिवनेस को लेकर, उसकी पॉसिबल इफेक्ट्स क्या होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर। द टेबल बिलो इलस्ट्रेट, हमको नीचे जो टेबल दिया गया है वो हमको इलस्ट्रेट करके बता रहा है कि कैसे ऑडिटर जजमेंट लेता है इस केस के अंदर, कैसे वो मॉडिफाइड करता है परवेसिव एंड इफेक्टिवनेस को ध्यान में रखते हुए। इफेक्टिवनेस किसकी? पॉसिबल इफेक्ट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो यहाँ पर दिया गया नेचर ऑफ द मेटल जो कि राइज करता है टू द मॉडिफिकेशंस, उसमें क्या दिया गया है हमको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड इन एबिलिटी टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर का जजमेंट अबाउट द परवेसिवनेस ऑफ द इफेक्ट्स और पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मटीरियल, लेकिन वो परवेसिव नहीं है, मटीरियल एंड वो परवेसिव है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड है और ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से वो मटेरियल भी है लेकिन वो परवेसिव नहीं है, मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है, तो उस केस के अंदर वो क्या करेगा? क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। अगर वो ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहा है अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को, एंड जो उसका जजमेंट है उसके अंदर मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है, तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड है एंड उसके जजमेंट के हिसाब से मटीरियल एंड परवेसिव है, तो एडवर्स ओपिनियन देगा। एंड अगर वो ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहा है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को, एंड जो उसके जजमेंट के हिसाब से परवेसिवनेस ऑफ द इफेक्ट्स, पॉसिबल इफेक्ट्स क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, उसके हिसाब से अगर वो मटीरियल एंड परवेसिव है, तो वो क्या कर देगा? डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन दे देगा। कंसिक्वेंसेस क्या होती है इनएबिलिटी को लेकर जब ऑडिटर ऑब्टेन नहीं कर पाता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ड्यू टू मैनेजमेंट अगर लिमिटेशंस लगाता है आफ्टर द ऑडिटर हैज़ एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट, जब ऑडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया एंगेजमेंट उसके बाद अगर मैनेजमेंट कोई लिमिटेशन लगाता है, तो क्या उसकी इफ़ेक्ट्स होती है वो सब यहाँ पर देखेंगे। इफ़ अगर आफ्टर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस करने के बाद, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के बाद ऑडिटर बिकम
ऑडिटर बिकम अवेयर, अगर ऑडिटर को अवेयर होता है कि मैनेजमेंट इम्पोज कर रहा है लिमिटेशंस ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिट, तो ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ेगा लाइकली रिजल्ट, जो वो के लाइकली रिजल्ट के वो एक्सप्रेस करेगा क्वालिफाइड ओपिनियन को या तो डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन को, मतलब वो देखेगा कि क्या मैं इसके अंदर क्वालिफाइड दूँ या एडवर्स दूँ ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द ऑडिटर सेल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट, ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि आप ये लिमिटेशन जो हमारे ऊपर लगा रहे हो इसको रिमूव कर दीजिए। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देता है रिमूव करने के लिए लिमिटेशंस, तो ऑडिटर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा इस मैटर्स को दोज चार्ज विद द गवर्नेंस को, अनलेस ऑल दोज चार्ज विद द गवर्नेंस। कब जब तक दोज चार्ज विद द गवर्नेंस ही मैनेजमेंट नहीं होते, मतलब दोज चार्ज विद द गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट अगर एक ही इंसान होता है, एक ही पर्सन होता है तो नहीं करेगा, अदरवाइज वो दोज चार्ज विद द गवर्नेंस को कम्युनिकेट करेगा एंड डिटरमाइन करेगा कि इसकी पॉसिबल एंड डिटरमाइन करेगा उसकी पॉसिबल टू परफॉर्म दी अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, क्या वो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर पाएगा ऑब्टेन करने के लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिटर क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा इम्पैक्ट की, इसकी इम्पैक्ट क्या आएगी। अगर ऑडिटर को लगता है, कंक्लूड करता है कि पॉसिबल इफेक्ट्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स के अगर कोई होते हैं, तो अगर वो मटीरियल है लेकिन परवेजिव नहीं है तो ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। अगर ऑडिटर को ये कंक्लूड में लगता है कि पॉसिबल इफेक्ट जो होती है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स की अगर कोई होती है, तो वो बोथ मटेरियल भी है एंड परवेजिव भी है, तो वो क्वालिफिकेशंस ऑफ द ओपिनियन देगा वुड बी इनएडिक्वेट, मतलब क्वालिफिकेशन ऑफ द ओपिनियन अगर वो देगा तो वो क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट हो जाएगा टू कम्युनिकेट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशंस, मतलब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को। तो इस केस के अंदर ऑडिटर क्या करेगा, विड्रॉल कर सकता है उसके ऑडिट से जब भी उसको प्रैक्टिकेबल होता है एंड पॉसिबल होता है अंडर दी एप्लीकेबल लॉज या तो रेगुलेशन, लॉ या रेगुलेशन के हिसाब से अगर वो विड्रॉल कर सकता है तो वो विड्रॉल कर लेगा, और या तो क्या कर सकता है, वो विड्रॉल कर लेगा फ्रॉम द ऑडिट बिफोर इश्यूइंग द ऑडिट रिपोर्ट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल और पॉसिबल। अगर विड्रॉल करना ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले अगर वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो वो डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन दे देगा ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इफ़ द ऑडिटर विड्रॉल, अगर ऑडिटर विड्रॉल करता है कंटेम्पलेटेड बाय द पॉइंट B1, यानी B1 के हिसाब से अगर वो कर लेता है बिफोर विड्रॉइंग द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा दोज चार्ज विद द गवर्नेंस को। मतलब B1 के अंदर क्या बोला गया था कि विड्रॉल कर लेना है, विड्रॉल कर लेगा ऑडिटर जब भी प्रैक्टिकेबल है, पॉसिबल है, एप्लीकेबल लॉ रेगुलेशंस के हिसाब से, मतलब लॉ रेगुलेशन के हिसाब से अगर वो विड्रॉल कर सकता है तो वो कर लेगा विड्रॉल। और इस केस के अंदर उसको किसको जान करनी पड़ेगी, दोज चार्ज विद द गवर्नेंस को जान करनी पड़ेगी कि वो विड्रॉल कर रहा है विद द गवर्नेंस एंड मैटर्स रिगार्डिंग द मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट दैट वुड हैव गिवन राइज टू द मॉडिफिकेशंस ऑफ द ओपिनियन, एंड वो मैटर्स भी उसको कम्युनिकेट करेगा दोज चार्ज विद द गवर्नेंस को कि इस मैटर्स की वजह से हम लोग विड्रॉल कर रहे हैं और इसकी वजह से आपको मॉडिफाइड करना पड़ रहा है हमारा ओपिनियन। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 दिखते हैं। CA सरस भाई पटेल वाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ एन एंटिटी, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि एटमोसफियर ऑफ अ नॉन कोऑपरेशंस ऑल अराउंड, मतलब उनको कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। CA सुरेश भाई पटेल को मतलब जो मैनेजमेंट होगा, जो स्टाफ होगा, वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ही हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड विद द नेसेसरी सपोर्ट फॉर अटेंडिंग द इन्वेंटरी काउंट प्रोसेस ऑफ द एंटिटीज़, मतलब जो इन्वेंटरी काउंट था उसको अटेंड करने नहीं दिया जा रहा है उनको at the year end. Beside CFO is not providing him the present address, CFO भी present address नहीं दे रहा है कस्टमर्स का, as well as suppliers जो है for sending the external confirmation सेंड करने के लिए उनको प्रॉपर एड्रेस चाहिए होता है, लेकिन वो CFO जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इवन द मेल IDs हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड, मेल IDs भी प्रोवाइड नहीं की जा रही है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द बिजनेस कॉन्फिडेंशियलिटी। वो ऐसा बोल रहा है CFO कि ये बिजनेस की कॉन्फिडेंशियलिटी है, इसलिए हम इसको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे आपको। ही वॉज नॉट एबल टू वेरीफाई द रेवेन्यूज़ ऑफ द एंटिटीज़, वो रेवेन्यू ऑफ द एंटिटीज़ को भी वेरीफाई नहीं कर पाया क्योंकि लैक ऑफ द कंप्लीट डिटेल्स, क्योंकि लैक ऑफ द कंप्लीट डिटेल है उस वजह से। फॉर वेरीफाइंग द एक्सपेंसेस को वेरीफाइड करने के लिए ही हैज़ बिन आस्किंग फॉर द बिल्स, उसने बिल्स मांगे सैम्पल बेसिस के ऊपर, लेकिन स्टाफ जो है वो लैम एक्सक्यूज़ बोल रहा है, मतलब एक्सक्यूज़ कर रहा है, स्टाफ दे नहीं रहा है। द मैटर्स वॉज ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द हायर एक्लोन्स ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब TCWG को और हायर मैनेजमेंट को ये मैटर्स उसने बताई, बट नो अवेल्स, मतलब उनके पास से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। द ऑडिटर फील्स दैट देयर कुड बी द मिस स्टेटमेंट्स, यहाँ पर ऑडिटर को लगता है कि यहाँ पर मिस स्टेटमेंट हो सकती है एंड उसकी पॉसिबल इफेक्ट्स जो है वो मटीरियल भी है एंड अफेक्ट भी कर रही है वो मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को।
अज्यूम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू विड्रॉल, और अज्यूम किया जा रहा है कि ऑडिटर जो है वो विड्रॉल नहीं कर पाएगा एंगेजमेंट से। व्हाट टाइप ऑफ द ओपिनियन शुड बी एक्सप्रेस, कौन सा टाइप का ओपिनियन ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा यहाँ पर। द अबाउ मैटर इज डिपिसिएटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम, डायग्राम के अंदर हमको दिखाया गया है इनएबिलिटी टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर इनेबल है ऑब्टेन करने के लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट उसके ऊपर इम्पोज कर रहा है लिमिटेशंस आफ्टर द ऑडिटर हैज़ एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट, जब ऑडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया है उसके बाद मैनेजमेंट उसके ऊपर क्या लगा रहा है, लिमिटेशंस लगा रहा है, इस वजह से उसको ऑब्टेन नहीं हो पा रहा है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। वो रिक्वेस्ट कर रहा है मैनेजमेंट को कि आप रिमूव कर दीजिए इन लिमिटेशंस को। मैनेजमेंट अगर रिमूव कर देता है लिमिटेशंस को तो वो प्रोसीड करेगा विद द ऑडिट प्रोसीजर्स। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देता है रिमूव करने के लिए लिमिटेशंस को तो वो कम्युनिकेट करेगा दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस को एंड परफॉर्म करेगा अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, स्टिल अनएबल टू ऑब्टेन, और उसके बाद भी अगर उसको नहीं मिलता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो वो क्या करेगा, पॉसिबल इफेक्ट्स मटीरियल है बट परवेजिव नहीं है, वो ये देखेगा कि इसकी पॉसिबल इफेक्ट क्या मटीरियल है लेकिन वो परवेजिव नहीं है तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। अगर पॉसिबल इफेक्ट मटीरियल है एंड वो परवेजिव भी है तो वो विड्रॉल कर लेगा फ्रॉम द एंगेजमेंट, या तो वो डिस्क्लेमर दे सकता है ऑफ द ओपिनियन, यहाँ पर विड्रॉल नहीं कर सकता ऐसा अज्यूम किया गया है तो वो क्या कर देगा, डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन दे सकता है। इलस्ट्रेशन 12 देखते हैं। मैसर्स डीजी एंड एसोसिएट स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ज़ेबरा लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 21-22। सीए डीसी द एंगेजमेंट पार्टनर वो वेरीफाइड कर रहा है कैश इन द हैंड 31/3/2022 का। जो कैश बैलेंस है कंपनी का 31/3/2022 का वो 1 लाख रुपये है एंड जो टर्न ओवर ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर है वो 6 करोड़ रुपये है। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इन्फॉर्म कर रहा है सीए डीसी को कि सच वेरिफिकेशंस पॉसिबल नहीं है एज क्योंकि कैशियर जो है वो लीव पे गया हुआ है, उसकी मैरिज है इसलिए वो लीव पे गया है एंड कोई भी अदर एम्प्लॉयज़ जो है ऑफ द कंपनी वो अवेलेबल नहीं है, सबके सब बिजी पड़े हैं एट द ईयर एंडिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। एक्सप्लेन कीजिए रिलेवेंट प्रोविजंस टू डील विद सच सिचुएशंस, कैसे हम लोग इस सिचुएशन से डील करेंगे। इफ़ आफ्टर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, जब एक्सेप्ट कर लिया है एंगेजमेंट तो ऑडिटर बिकम अवेयर दैट द मैनेजमेंट हैज़ इम्पोज्ड, मैनेजमेंट इम्पोज कर रहा है अगर लिमिटेशंस ऑन द स्कोप, अगर ऑडिटर को पता है कि मैनेजमेंट ऐसा कोई लिमिटेशन डाल रहा है स्कोप के ऊपर ऑन दी ऑफ द ऑडिट, द ऑडिटर कंसिडर्ड इज लाइकली रिजल्ट, ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ेगा कि इसका लाइकली रिजल्ट क्या होगा। नीड टू एक्सप्रेस द क्वालिफाइड ओपिनियन, क्या वो क्वालिफाइड ओपिनियन दे या तो डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन दे ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर सेल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट, ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि आप इसको रिमूव कर दीजिए लिमिटेशंस को। इन द प्रेजेंट केस सीएडीसी जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो अनएबल टू वेरीफाई, वो वेरीफाई नहीं कर पा रहा है कैश को इन द हैंड्स ऑफ द ज़ेबरा लिमिटेड 31/3/2022 का। द सेम इज ड्यू टू द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट, ये जो है लिमिटेशन है जो कि इम्पोज की गई है मैनेजमेंट के द्वारा ज़ेबरा लिमिटेड के द्वारा, विच इज़ ड्यू टू द नॉन अवेबिलिटी, कैशियर की अवेबिलिटी नहीं है वैसा बताकर इम्पोज कर दी जा रही है क्या लिमिटेशंस। इन सच अ सिचुएशन, इस सिचुएशन के अंदर सीएडीसी जो है वो परफॉर्म कर रहा है अल्टरनेटिव ऑडिट, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स वो लगा रहा है वेरीफाइड करने के लिए कैश ऑन द हैंड्स ऑफ द कंपनी, यानी उसको अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगानी पड़ेगी वेरीफाइड करने के लिए कैश ऑन हैंड ऑफ द कंपनी। फर्दर जो सीएडीसी है वो कंसिडर कर रहा है कि इसकी क्या इम्पैक्ट होगी, मतलब उसको कंसिडर करना पड़ेगा कि इसकी क्या इम्पैक्ट होगी ऑडिटर्स रिपोर्ट के ऊपर एंड वो कंसिडर करेगा कि क्या उसको इश्यू करना है क्वालिफाइड ओपिनियन इस केस के अंदर, मतलब वो इसको भी कंसिडर, इसको भी ध्यान में रखेगा कि क्या वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा इस केस के अंदर। फॉर्म एंड कंटेन क्या होगा ऑडिटर का रिपोर्ट का जब मॉडिफाइड कर रहे हैं ओपिनियन को, तो ऑडिटर्स ओपिनियंस व्हेन द ऑडिटर मॉडिफाइड, जब ऑडिटर मॉडिफाइड करता है ऑडिट ओपिनियन को तो ऑडिटर यूज़ करता है हेडिंग क्या, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, ये तो डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन जब जो भी वो देना चाहता है एज अप्रोप्रिएट फॉर द ओपिनियन सेक्शन। ओपिनियन सेक्शन के अंदर क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है, जब ऑडिटर एक्सप्रेस करता है क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू द मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स, मटीरियल मिस स्टेटमेंट है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसकी वजह से ऑडिटर क्या कर रहा है क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है तो ऑडिटर को स्टेट करना पड़ता है, मतलब लिखना पड़ता है कि ऑडिटर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर द क्वालिफाइड ओपिनियन, मतलब वो क्या लिखेगा एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स, मतलब इसको इसकी इफेक्ट को छोड़ के जो कि डिस्क्राइब की गई है क्वालिफाइड, जो कि डिस्क्राइब की गई किसके अंदर, बेसिस फॉर द क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शंस के अंदर, मतलब हम दिखाएंगे कि ये मैटर की वजह से हमने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है और उसका बेसिस क्या है, तो उसके बेसिस के अंदर हम लोग दिखाएंगे कि ये बेसिस की वजह से हमने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है। एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स, मतलब इसकी इफेक्ट को छोड़ के जो भी मैटर डिस्क्राइब की गई है बेसिस फॉर द क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शंस के अंदर
व्हेन द रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, अगर रिपोर्ट फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से दे रहा है तो द ए कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ए कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट फेयरली कर रहे हैं सारे मटेरियल एस्पेक्ट्स के अंदर, या तो आप बोलो कि वो ट्रू एंड फेयर व्यूज़ दे रहे हैं और फिर उसके बाद उसका लिखेगा वो सारे चीज़ें इन अकॉर्डेंस विथ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और वो इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से है, या तो वो क्या लिख सकता है, व्हेन रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द कंप्लायंस फ्रेमवर्क, अगर वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से कर रहा है तो क्या लिखेगा वो, ए कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स, सारे मटेरियल एस्पेक्ट्स के अंदर वो प्रिपेयर किए गए इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से। when the modification arises, जब भी modification arises होता है from the inability to obtain the sufficient and appropriate audit evidence, तो auditor यूज करता है corresponding phrase को, क्या लिखेगा वहाँ पर, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मेटल्स, फिर उसके बाद सब लिखेगा फॉर द मॉडिफाइड ओपिनियन, फॉर द मॉडिफाइड ओपिनियन, यहाँ पर वर्डिंग क्या लिखेगा वो, ऐसे लिखेगा एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट, मतलब एक्सेप्ट से लगाएगा वो, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द मेटल्स फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द ओपिनियन के अंदर वो ये फेस को यूज़ करेगा। एडवर्स ओपिनियन क्या होता है, जब ऑडिटर एक्सप्रेस करता है एडवर्स ओपिनियन, तो ऑडिटर स्टेट करता है उसके ओपिनियन के अंदर, बिकॉज यहाँ पर कैसे स्टार्ट करेगा वो, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर द एडवर्स ओपिनियन सेक्शन, व्हेन द रिपोर्टिंग, अगर रिपोर्टिंग एफआरएफ के हिसाब से है तो ए कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली, मतलब एक कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फेयरली प्रेजेंट नहीं किए गए हैं, या तो गिव अ ट्रू और फेयर व्यू, मतलब वो ट्रू और फेयर व्यूज नहीं दे रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से, या तो वो बोल सकता है कि जब कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से होगा तो ए कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं किए गए हैं इन ऑल द मटेरियल रेस्पेक्ट, सारे मटेरियल रेस्पेक्ट्स के अंदर इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से। डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन के अंदर क्या होगा, जब ऑडिटर डिस्क्लेम करता है ओपिनियन को ड्यू टू द इनएबिलिटी, अगर वो ऑब्टेन नहीं कर पाया है क्या सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिटर क्या करेगा, सेल ऑडिटर शेल स्टेट, ऑडिटर स्टेट करेगा क्या, ऑडिटर डस नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ऑडिटर ने एक्सप्रेस ही नहीं किया है ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्यों, क्योंकि वो उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हैं। स्टेट दैट because of the significance of the matter described in the basis for the disclaimer of the opinion section, यहाँ पर क्या लिखेगा वो, because of the significance of the matter described in the basis for the disclaimer of the opinion section, auditor has not been able to obtain the sufficient and appropriate audit evidence to provide a base for the audit opinion on the financial statement, ये wording रहेंगे उसके, and amended the statements required by the SS 700 revised, which indicates that the financial statements have been audited. Financial statements audited to state that the auditor was engaged, मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगेज लिखेंगे कि ऑडिटर एंगेज है, ऐसा नहीं लिखेंगे कि ऑडिटर ने ऑडिट किया है, ऐसा लिखेंगे कि ऑडिटर एंगेज है टू द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों यहाँ पर एंगेज लिखेंगे, क्योंकि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं हुआ है, इसलिए तो वो डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन दे रहा है। बेसिस फॉर द ओपिनियन देखते हैं, जब ऑडिटर मॉडिफाइड कर रहा है ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर शेल, ऑडिटर क्या करेगा, इन एडिशन टू द स्पेसिफिक एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय द 700 के जो भी एलिमेंट है उसके अलावा भी अमेंड दी हेडिंग, हेडिंग को अमेंड करेगा, वो लिखेगा बेसिस फॉर द ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय द एस 700 रिवाइज्ड के हिसाब से, और फिर उसके नीचे बेसिस फॉर द क्वालिफाइड ओपिनियन लिखेगा, या तो बेसिस फॉर द एडवर्स ओपिनियन लिखेगा, या तो बेसिस फॉर द डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन लिखेगा, जो भी उसको अप्रोप्रिएट लगता है उसके हिसाब से लिखेगा। एंड विद इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर वो इंक्लूड करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर गिवन राइट्स टू द मॉडिफिकेशन की, क्यों वो ये मॉडिफाइड दे रहा है रिपोर्ट, उसका डिस्क्रिप्शन देगा वो। इफ़ देर इज अ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, अगर मटीरियल मिस स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो रिलेट कर रहे हैं स्पेसिफिक अमाउंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर्स इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। द ऑडिटर शेल इंक्लूड द बेसिस फॉर द ओपिनियन सेक्शन डिस्क्रिप्शंस एंड द क्वांटिफिकेशंस ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट्स, यानी वो डिस्क्रिप्शन बताएगा एंड क्वांटिफिकेशन इफेक्ट्स भी बताएगा ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब तक इम्प्रैक्टिकेबल नहीं होता तब तक,
मतलब अगर इम्प्रैक्टिकल है तो वो नहीं बताएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकल है तो वो क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन एंड क्वान्टिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ द मिसस्टेटमेंट बताएगा। अगर इम्प्रैक्टिकल है, अगर इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है तब तक वो डिस्क्रिप्शन एंड क्वान्टिफिकेशन बताएगा फाइनेंशियल इफेक्ट्स के ऊपर क्या पड़ रही है बेसिस ऑफ द ओपिनियन के अंदर। इफ़ इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल, अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है क्वान्टिफाइड करना फाइनेंशियल इफेक्ट्स को, मतलब इसकी क्या क्या इफेक्ट्स आएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, अगर वो प्रैक्टिकेबल नहीं है क्वान्टिफाइड करना, मतलब उसको क्वान्टिफाइड करना प्रैक्टिकेबल नहीं है, मतलब उसको देखना कि कितनी कितनी फाइनेंशियल कितनी इफेक्ट आएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, अगर वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, वो हम प्रैक्टिकेबल नहीं कर पा रहे हैं, क्वान्टिफाइड क्वान्टि अगर हम लोग क्वान्टिफाइड नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेगा, ऑडिटर सेल स्टेट इन दिस सेक्शन, मतलब ऑडिटर से स्टेट करके बता देगा कि क्वान्टिफाइबल नहीं है। डिस्क्रिप्शन एंड क्वान्टिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट होती है ऑफ द मिस स्टेटमेंट, वो बेसिस फॉर द ओपिनियन में नाचेगा जब तक इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है वहाँ तक। और अगर प्रैक्टिकेबल नहीं होती क्वान्टिफाइड करना कि इसकी क्या इफेक्ट होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, तो ऑडिटर से स्टेट करके बता देगा इस सेक्शन के अंदर कि ऐसा ऐसा है। इफ देयर इज अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो रिलेट करेगा रिलेटिव डिस्क्लोजर्स, अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर रिलेटिव डिस्क्लोजर में है तो ऑडिटर, मतलब डिस्क्लोजर्स नेगेटिव जो डिस्क्लोजर्स नोट्स के अंदर किए जाते हैं, अगर उसके अंदर है तो ऑडिटर इंक्लूड करेगा इसको बेसिस ऑफ द ओपिनियन सेक्शन के अंदर, एक्सप्लेनेशन देगा कि हाउ कैसे डिस्क्लोजर मिस स्टेटेड है, कैसे ये डिस्क्लोजर मिस स्टेटेड है, इसका एक्सप्लेनेशन ऑडिटर देगा। इफ दैट इज द मटेरियल मिस स्टेटमेंट, अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो रिलेट करती है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं की गई है, रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज, जिसको डिस्क्लोज करना चाहिए था, तो ऑडिटर क्या करेगा, डिस्कस करेगा नॉन डिस्क्लोजर, दो स्टार्ट विद द गवर्नेंस से डिस्क्राइब करेगा उसका बेसिस ऑफ द ओपिनियन सेक्शन द नेचर ऑफ द ओमिटेड इन्फॉर्मेशन, यानी वो बेसिस ऑफ द ओपिनियन के अंदर नेचर बताएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन ओमिट की है इसका क्या नेचर है वो बताएगा, अनलेस प्रोहिबिटेड बाय द लॉ रेगुलेशन, जब तक लॉ रेगुलेशन के अंदर प्रोहिबिट नहीं किया जाता, include the omitted disclosures provided it is practicable to do so, and the auditor has obtained the sufficient and appropriate audit evidence about the omitted information। ऑडिटर क्या करेगा, जो भी ये ओमिटेड डिस्क्लोजर है इसको इंक्लूड करेगा अगर प्रैक्टिकेबल होता है तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, एंड ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन, और ऑडिटर इसके लिए क्या लेगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी लेगा। इफ़ मॉडिफिकेशन रिजल्ट, अगर मॉडिफिकेशन जो है वो रिजल्ट करता है इन एबिलिटीज़ को लेकर ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, अगर इन एबिलिटीज़ तो ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है उसकी वजह से अगर ऑडिटर मॉडिफाइड कर रहा है तो ऑडिटर शैल इंक्लूड, ऑडिटर इसको कहाँ पर इंक्लूड करेगा, ऑडिटर शैल इंक्लूड इन द बेसिस ऑफ द ओपिनियन सेक्शन, बेसिस ऑफ द ओपिनियन सेक्शन के अंदर वो लिखेगा, रीजन भी देगा कि क्या क्यों उसको इनएबिलिटी लगी, क्यों उसको इनेबिलिटी आई। व्हेन द ऑडिटर एक्सप्रेस द क्वालिफाइड ओपिनियन या तो एडवर्स ओपिनियन, जब ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा क्वालिफाइड या तो एडवर्स ओपिनियन तो ऑडिटर अमेंड करता है उसका स्टेटमेंट को कि वेदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, क्या जो उसने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए हैं क्या वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है प्रोवाइड करने के लिए बेसिस फॉर द ऑडिटर्स ओपिनियन जो कि रिक्वायर्ड किया जाता है अंडर SA 700 रिवाइज टू इंक्लूड द वर्ड क्वालिफाइड या तो एडवर्स एज अप्रोप्रिएट, मतलब ये जो क्वालिफाइड एडवर्स देगा उसका वो बेसिस फॉर द ओपिनियन के अंदर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेकर देगा। वेदर व्हेन द ऑडिटर डिस्क्लेम, जब ऑडिटर डिस्क्लेम करता है ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ऑडिटर रिपोर्ट शेल नॉट इंक्लूड, ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता फॉलोइंग इवेंट्स रिक्वायर्ड बाय दी एसएस, जो भी एसएस के हिसाब से जो भी एसएस के हिसाब से एलिमेंट होते हैं उन एसएस को यहाँ पर नहीं इंक्लूड किया जाता अगर ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर। वो कौन से हैं, तो दो है, अ रेफरेंस टू द सेक्शंस ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट वेयर द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर डिस्क्राइब्ड, जहाँ पर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब होती है उसका रेफरेंस सेक्शंस का, एंड स्टेट अबाउट वेदर द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर द ऑडिटर्स ओपिनियन। ये दो चीज़ें वो नहीं डालता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं है तो वो कहाँ से यहाँ पर लिखेगा। इवन इफ द ऑडिटर हैज़ एक्सप्रेस्ड एन एडवर्स ओपिनियन या तो डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर ऑडिटर एक्सप्रेस करता है एडवर्स या तो डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर तो ऑडिटर सेल
डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर द ओपिनियन, ऑडिटर बेसिस फॉर द ओपिनियन के अंदर ये लिखेगा रीजन्स फॉर एनी अदर मैटर्स ऑफ विच द ऑडिटर इज़ अवेयर, वो रीज़न देगा जिस मैटर से वो अवेयर था, जिस वजह से उसने क्या किया है, एडवर्स या तो डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन दिया है, दैट वुड हैव रिक्वायर्ड अ मॉडिफिकेशन ऑफ द ओपिनियन एंड द इफेक्ट्स देयर ऑफ, और उसकी इफेक्ट भी बताएगा कि इसकी इफेक्ट क्या आने वाली है. Descriptions of the auditor's responsibility for the audit of the financial statements when the auditor disclaims an opinion on the financial statements. जब ऑडिटर डिस्क्लेम करता है ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर ड्यू टू उसकी इनेबिलिटी की वजह से ऑब्टेन करने के लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिटर अमेंड करता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे 700 के हिसाब से, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है ओनली फॉलोइंग, क्या स्टेटमेंट के ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्ट करने के लिए ऑडिट ऑफ द एंटिटीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो इन अकॉर्डेंस विद दी एस के हिसाब से है, एंड उसने इश्यू की है ऑडिट रिपोर्ट अ स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंडक्टेड, जो ऑडिटर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऐसे के हिसाब से उसको कंडक्ट किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द एसेस, एंड उसने इश्यू किया है ऑडिट रिपोर्ट उसके हिसाब से. Statements that however because of the matters described in the basis of the disclaimer of the opinion sections, because of the matters जो भी describe की गई है basis of the disclaimer opinion के अंदर, the auditor is not able, auditor obtain ही नहीं कर पाया है sufficient and appropriate audit evidence provide करने के लिए basis for the auditor's opinion on the financial statement, and जो statements होता है about the auditor independence को लेकर या तो उसके ethical responsibilities को लेकर ऐसे 700 के हिसाब से. Considerations when the auditor disclaim an opinion on the financial statements unless required by the law regulation, जब तक law regulation नहीं बोलता वहाँ तक. When the auditor disclaim, जब भी auditor disclaim करता है उसका opinion on the financial statement, the auditor report shall not include, auditor include नहीं करेगा क्या की audit matter सेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द 701 के हिसाब से कम्युनिकेशंस विद दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस. जब ऑडिटर एक्सपेक्ट्स टू मॉडिफाइड द ओपिनियन, जब भी ऑडिटर एक्सपेक्ट्स करता है मतलब ऑडिटर ये सोचता है कि वो मॉडिफाइड करेगा ओपिनियन ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर, तो ऑडिटर को इसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा मॉडिफाइड करने से पहले, किससे, दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस से. दिस ये लीड करेगा टू एक्सपेक्टेड मॉडिफिकेशंस एंड द वर्डिंग्स ऑफ द मॉडिफिकेशंस, मतलब इससे पता चलेगी कि कैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है मॉडिफिकेशंस को और उसके वर्डिंग क्या रखने वाला है वो. इलस्ट्रेशन 13 के अंदर क्या आएगा, मैसर्सन्स मून एंड एसोसिएट स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वीनस लिमिटेड का, फाइनेंशियल ईयर 21-22 दिया है. ओइंग टू द pervasive natures of the material misstatements in the financial statements of the company, CA मून engaged partner है, डिसाइड कर रहा है वो एडवर्स ओपिनियन देने के मतलब वो ये चाह रहा है कि एडवांस ओपिनियन देगा. एक्सप्लेन करिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी सी एम उनकी इन रेस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस, कैसे वो कम्युनिकेट करेगा इसको दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस को, उसको एक्सप्लेन कीजिए. तो सी ए मून जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वीनस लिमिटेड का, वो कम्युनिकेट करेगा दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस से अबाउट दिस सर्कमस्टेंसेस, किस सर्कमस्टेंसेस के बेसिस के ऊपर वो लीड कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है मॉडिफिकेशंस को, मतलब मॉडिफिकेशंस वो करना चाहता है तो वो किस सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे ही कर रहा है. दैट इज एन एडवर्स ओपिनियन, मतलब यहाँ पर क्या वो देगा, एडवर्स ओपिनियन देगा. फर्दर द वर्डिंग्स ऑफ सच मॉडिफिकेशंस ऑल्सो नीड टू बी डिस्कस्ड, मतलब ये जो वर्डिंग्स होंगे मॉडिफिकेशंस के, इसको भी डिस्कस करना पड़ेगा किसके साथ, दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस के साथ.